हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, हमारी आज की कहानियाँ छोटे बच्चों की प्रेत आत्माओं पर आधारित है, जिसे मैंने इंटरनेट से लिया है। आशा करता हूँ ये कहानियाँ आपको अच्छी लगेगी। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। मेरा नाम जिमी है। मैं फिनलैंड में अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। मेरे दादा दादी का जंगल के पास एक केबिन है। गर्मियों में वो हमेशा उसी केबिन में जाके रहते हैं। मैं भी बचपन से उनके साथ गर्मियों के मौसम में उसी केबिन में रहता आया हूँ। इस केबिन के 3 तरफ खेत हैं और एक तरफ दूर तक फैला हुआ बड़ा सा जंगल है, जिसमें ब्लूबेरी और लंगून बेरी के बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे नेविगेट करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जंगल छोटे छोटे कई रास्तों से भरा हुआ है। ये जंगल खतरनाक जानवरों से खाली है। इसमें आपको बस हॉक्स और गिलहरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ आप खूबसूरत पक्षी भी देख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि एक रेलवे लाइन भी इस जंगल से होकर गई है, जिस पे दिन भर में 2-4 ट्रेन आज भी गुजरती है। ये जंगल आसपास के लोगों के लिए खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। मैं बचपन से इस जंगल में खेलता आया हूँ। ये बात तब की है जब मैं 17 साल का था। मौसम बहुत गर्म था। मैं अपने दादा दादी के साथ जंगल के उस केबिन में रहने आया था। इससे पहले जब मैं छोटा था तो मुझे जंगल के अंदर दूर तक जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए इस बार मैंने मन बनाया, अब मैं 17 साल का हूँ, जंगल में दूर तक जाकर देखूंगा अंदर से जंगल कैसा दिखता है। मैं सुबह तड़के नाश्ता करने के बाद अपना कैमरा लेकर जंगल में चला गया। जंगल में मैंने बहुत सारी ब्लूबेरी खाई। मेरे मुंह में कसाव होने लगा था और देखते ही देखते मैं जंगल में बहुत दूर तक निकल गया और अब मैं उस रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था, जो जंगल के बीचों बीच था, जिसके लिए मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि यहाँ रेलवे ट्रैक है। लेकिन आज पहली बार मैं उस रेलवे ट्रैक को अपनी आंखों से देख रहा था। मैं बहुत खुश होकर उस ट्रेन की पटरियों पे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी मैंने अचानक से ऐसी आवाज़ सुनी जो जंगल में नॉर्मली नहीं सुनी जाती। मैंने किसी छोटे बच्चे की दर्द भरी चीख सुनी थी, और ये चीख कोई नॉर्मल चीख नहीं थी, बल्कि जैसे कोई किसी का गला देर तक दबाए रहे और फिर गला छूटते ही इंसान उखड़ती सांसों से जैसे चीखता है, इस बच्चे की चीख बिल्कुल उसी तरह थी। मैं डर गया और तुरंत मैंने पीछे मुड़ के आसपास देखा, मगर दूर दूर तक मुझे कोई बच्चा, कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। मैंने उस आवाज़ को अपना वहम समझा और आगे बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में रह रह के उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे। बचपने में मुझे डराने के लिए मेरी दादी ने एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी ऐसी थी कि जो बच्चा शरारत करता है उसे भगवान बड़े से पक्षी का रूप देकर जंगल में फेंक देता है, और वो बच्चा पक्षी बनकर जंगल में लाइफ टाइम रोता रहता है। अब बचपन की ये कहानी मेरे अंदर वहम पैदा कर रही थी। मुझे लग रहा था ये कोई बच्चा है जिसे भगवान ने पक्षी बना दिया है, और वो पक्षी अब जंगल में रो रहा है। मेरे इस वहम ने मेरे अंदर इतना डर भर दिया था कि मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका और वापस अपने केबिन की तरफ आने लगा। जैसे ही मैं केबिन की तरफ जाने के लिए मुड़ा था, मुझे फिर वही चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार भी मेरे पीछे कोई बच्चा नहीं था। अंदर से मारे डर के मैं कांप रहा था। जल्दी जल्दी मैं अपने केबिन की तरफ जाने लगा। मैं रेलवे ट्रैक पे चल रहा था। अभी कुछ ही कदम चला था, मुझे ट्रेन की पटरियों में वाइब्रेशन फील होने लगा।
जिसका मतलब था कोई ट्रेन इस ट्रैक पर आने वाली है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, दूर से मुझे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। मैं पटरियों से दूर हट गया और अपने रास्ते की तरफ चलने लगा। तभी फिर मेरे पीछे से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार ये आवाज़ पहले जैसी नहीं थी, बल्कि इस बार वो बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहा था। न चाहते हुए भी मैं पीछे मुड़ा तो इस बार मैंने जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। एक 1.5 से 2 साल का बच्चा रेल की पटरियों के बीचों बीच बैठा रो रहा था। सामने से ट्रेन आ रही थी जो बस कुछ ही सेकंड में उस बच्चे को कुचलने वाली थी। मैं पीछे मुड़ा और उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस बच्चे की तरफ दौड़ रहा था, वैसे वैसे बच्चे के रोने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। वो बच्चा ट्रेन की पटरियों पे रोता हुआ एक बार आती हुई ट्रेन की तरफ देख रहा था, एक बार मेरी तरफ देख रहा था। मैं बस अब उसके पास पहुंचने ही वाला था, तभी वो बच्चा अपने कांपते हुए पैरों पे लड़खड़ाते हुए उठा। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उसके होठों पे अब एक क्रीपी सी मुस्कुराहट थी। वो मेरी तरफ चिल्ला के बोला, मुझे कोई नाम दो। मैं उससे कुछ कह पाता या कुछ समझ पाता, तब तक ट्रेन उसके ऊपर से होते हुए आगे बढ़ गई। मैं दिल ही दिल में रो रहा था। एक बच्चा मेरी आंखों के सामने ट्रेन से कुचल कर मारा गया और मैं कुछ नहीं कर पाया था। मैं वहीं सुध बुध खोए खड़ा रहा। जब पूरी ट्रेन चली गई, मैं दौड़कर ट्रेन की पटरी पे आया। मुझे लगा था उस बच्चे की डेड बॉडी ट्रेन की पटरी पे पड़ी होगी, लेकिन मेरी हैरत का ठिकाना नहीं था। उस पटरी पे बच्चे की लाश नहीं थी, बल्कि खून की एक बूंद भी उस रेलवे ट्रैक पर कहीं नहीं दिखाई दी, जिससे पता चलता कि अभी अभी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं डरने लगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था ये कोई ऊपरी चक्कर है, वरना जो बच्चा ट्रेन पास आ जाने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, वही बच्चा ट्रेन आने से पहले भी खड़ा हो सकता था। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उसी रास्ते से आया था, तब तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था। अचानक से वहाँ छोटा बच्चा कैसे आ सकता है? इस सबसे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे को देखकर भी ट्रेन की स्पीड कम नहीं हुई थी। यहाँ तक कि लोको पायलट ने भी एक बार हॉर्न नहीं बजाया था। इससे साफ पता चल रहा था वो बच्चा बस मुझे ही दिखाई दे रहा है। और ये सब बातें दर्शा रही थीं अभी मेरे साथ जो हुआ वो एक पैरानॉर्मल घटना है। मैं अब पूरी तरह डर चुका था। अब तेजी से मैंने अपने केबिन की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे शरीर में भारीपन महसूस हो रहा था। आखिरकार मैं अपने केबिन पहुंचा और दादी को पूरी घटना बताई। मेरी दादी एक धार्मिक महिला हैं। मैं अपनी घटना बताने के बाद उनके चेहरे पे फैली हुई घबराहट को साफ महसूस कर रहा था। उन्होंने बाइबल की कुछ वर्स मेरे ऊपर पढ़ी और लगातार वो मेरे ऊपर फूंक मारती रहीं और वो मुझसे बोली, अभी आराम करो और अब कल तक बाहर मत जाना। मेरी दादी ने बताया, तुम अभी जिसको देख के आए हो वो एक लिएक्यो है। फिनलैंड में लिएक्यो नवजात बच्चे की आत्मा को कहते हैं। हमारे यहाँ एक बात प्रसिद्ध है, जो पेरेंट्स बच्चा नहीं चाहते, अगर उनके यहाँ अनवांटेड बच्चा जन्म लेता है तो वो लोग उसे कहीं बाहर या दूर जंगल में फेंक आते हैं और मृत्यु के बाद उस नवजात बच्चे की आत्मा लिएक्यो बन जाती है। वो कभी जब किसी इंसान से मिलती है तो खुद को एक नाम देने की बात करती है। जब तक उस लिएक्यो भूतिया बच्चे को कोई नाम नहीं मिल जाता, तब तक वो उस इंसान को परेशान करती रहती है।
इस भूतिया बच्चे से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता होता है। आप उसको एक छोटा सा नाम देकर उसकी डेड बॉडी या उसकी हड्डियों को जमा करके पूरे रीति रिवाज से आपको उसका अंतिम संस्कार करना होता है। लेकिन उसको नाम देकर अंतिम संस्कार करना बहुत कठिनाइयों भरा काम होता है, क्योंकि जिस आत्मा को अभी आपने देखा है उसके नवजात शरीर को इतने बड़े जंगल में कब और कहाँ फेंका गया, उसका शरीर या खत्म हो चुके शरीर की हड्डियाँ जंगल में कहाँ पे पड़ी होंगी, इसका पता लगाना एक नामुमकिन बात होती है। इसीलिए जो लोग इसका तोड़ जानते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो लोग इसका तोड़ नहीं जानते वो बहुत दिन तक परेशान होते हैं, और कुछ लोग आखिर में पागल भी हो जाते हैं। और आज वही सब मेरे साथ हुआ था। उस बच्चे की आत्मा ने मुझसे नाम मांगा था। मेरी दादी ने मुझ पे बाइबल पढ़ी थी। मेरे शरीर का भारीपन भी खत्म हो गया था, लेकिन मेरे कान में एक आवाज़ आना शुरू हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पास खड़ा होकर कोई बच्चा कुछ फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे फुसफुसाने की ये आवाज़ बढ़ने लगी। शाम होते होते ये आवाज़ इतनी बढ़ गई कि मेरे कान में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अभी मेरे कान से खून निकल आएगा। और चौंका देने वाली बात ये थी कि इतनी तेज़ फुसफुसाने की आवाज़ सिर्फ मैं सुन रहा था। मेरे दादा दादी को ये आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी। मेरे दादा पास के ही एक चर्च में गए और चर्च के पादरी को बुला के लाए। पादरी ने मुझ पे कुछ खास मंत्र पढ़े। मुझे आराम मिलने लगा, लेकिन उस नवजात आत्मा को नाम देने के बाद उसकी बॉडी का पूर्ण रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि हमें नहीं पता था उसकी बॉडी कहाँ है। और इतने बड़े जंगल में डेड बॉडी ढूंढना जंगल में राई का दाना ढूंढने जैसी बात होगी। चर्च के पादरी ने एक डॉल मंगाई और उस डॉल को पूरे रीति रिवाजों के साथ एक छोटे से कॉफिन में रखा और जंगल में ले जाकर दफना दिया। वहीं पादरी ने मुझे कुछ फूल दिए और कहा इस डॉल की कब्र की चारों दिशाओं में थोड़े थोड़े फूल फेंक दो। मैंने वैसे ही किया। उसके बाद पादरी ने वहाँ खड़े होकर कुछ पढ़ा, फिर हम सब वापस आ गए। तब से अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मुझे कभी फुसफुसाने की आवाज़ नहीं आई। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप किसी जंगल या सुनसान एरिया में हैं और अकेले हैं, तभी आपको रोने की कोई संदिग्ध आवाज़ सुनाई दे तो जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से भागने की कोशिश करना। मेरी तरह पीछे मुड़ के देखने की गलती मत करना। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम पाओलो है। मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे दादाजी के साथ घटी हुई एक सच्ची आप बीती है। मेरे दादा का नाम कार्लोस है और आज उनकी उम्र 68 साल है। ये कहानी मेरे दादा ने मुझे 2016 में बताई थी। अपने गांव से कुछ दूर हटके एक शांत एरिया में हम अपना फार्म हाउस बनवा रहे थे। जहां फार्म हाउस बन रहा था वो एरिया आबादी से दूर एक सुनसान मगर हरा भरा पहाड़ी क्षेत्र था। उसी फार्म हाउस के नीचे हमने बेसमेंट बनाने का मन बना लिया। जब फार्म हाउस के नीचे बेसमेंट बनाने की बात मेरे दादा को पता चली, तब उन्होंने मेरे फादर को बुलाया और कहा फार्म हाउस में कोई बेसमेंट नहीं बनेगा। हम लोगों ने बहुत जिद किया। दादा को फार्म हाउस में बेसमेंट बनाने के लिए हमने बहुत मनाया, मगर मेरे दादा बेसमेंट ना बनाने की जिद आखिर तक पकड़े रह गए। हम लोगों ने पूछा आखिर बेसमेंट बनाने में क्या दिक्कत है, आप क्यों इनकार कर रहे हैं। बहुत जिद करने पर मेरे दादा ने हमें अपने साथ घटी एक आपबीती सुनाई। मेरे दादा ने बताया 1980-85 के आसपास की बात है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और किसी कारणवश मेरी नौकरी छूट गई।
मेरे ऊपर परिवार का बोझ था, इसलिए मैंने हर जगह ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन बाद 3 लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे एक मोटी सैलरी देकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी का ऑफर दिया, मगर मुझे जिसकी रखवाली करनी थी वो आबादी से बहुत दूर सुनसान बीहड़ों में बना एक बड़ा सा फार्म हाउस था। उसके साथ मुझे कुछ गाइडलाइन भी बताई गई थी जिसे मुझे सख्ती से निभाना था। मुझसे कहा गया, आपको रात में ड्यूटी करना है, किसी भी जानवर या इंसान को फार्म हाउस के अंदर नहीं जाने देना है। यह फार्म हाउस एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर है, इसलिए आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, ये सारी बातें किसी को, इवन आपके परिवार को भी पता नहीं चलना चाहिए। रहने के लिए आपको जो रूम दिया जाए, आप उसी रूम तक सीमित रहेंगे। दूसरे किसी रूम में घुसने की परमिशन आपको नहीं है। मुझे जॉब की नीड थी, पैसे भी ज़्यादा थे, इसलिए मैंने हामी भर दी और दूसरे ही दिन मैं उस फार्म हाउस में पहुंच गया। 5 किलोमीटर के सर्कल में आसपास वहाँ कोई आबादी नहीं थी। जंगल और सुनसान पहाड़ियों के बीच वो फार्म हाउस था, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये एक रिसर्च सेंटर है और रिसर्च सेंटर ऐसी जगहों पर ही अक्सर बनाया जाता है, इसलिए आराम से मैंने खुद को वहाँ सेट कर लिया। रात होने से पहले ही वो 3 आदमी फार्म हाउस से चले गए। अब उस सुनसान क्षेत्र में बस मैं और जंगल के कीट पतंगों की आवाज़ें थीं। कभी कभी वाइल्ड डॉग के भौंकने की भी आवाज़ आ जाती थी। मैं कुछ देर तक बाहर टहला, फिर थोड़ी देर के बाद अपने रूम में खाना खाने चला आया। फार्म हाउस के अंदर बहुत मनहूसियत सी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा सुनसान जंगल है और इस फार्म हाउस में आज मेरा पहला दिन है, इसलिए शायद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। खैर, जैसे तैसे वो रात मैंने काट ली और कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। एक दिन मैं अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए सो गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी, तभी मेरी गर्दन पे भारी दबाव पड़ने लगा, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं घबरा के उठा। अपने चारों तरफ मैंने देखा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत हैरत में था और सोचने लगा शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पे बैठा, लेकिन तभी मुझे 20 फीट की दूरी पे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारे बच्चे मेरे सामने खड़े होकर मुझ पर हंस रहे हों। इतनी रात में यहाँ इतने ढेर सारे बच्चे कैसे आ गए? मैं उठा, चारों तरफ देखा, मगर मुझे कहीं भी कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। फिर पूरी रात मैं जागता रहा, चाह कर भी मैं नहीं सो सका और पूरी रात आराम से निकल गई। मैं अंदर से डरा हुआ था, लेकिन मेरी नौकरी न छूट जाए, इसलिए मैंने उस रिसर्च सेंटर के उन 3 मालिकों को कुछ नहीं बताया। मगर मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। अगले ही दिन मैंने जेसस क्रॉस की चैन खरीदा और रात में उस चैन को लेकर मैं ड्यूटी पे जाने लगा। कुछ दिन बीत गए, दोबारा फिर ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई थी। फिर एक शाम ड्यूटी के लिए मैं अपने घर से निकला। आज मेरी तबीयत कुछ भारी थी, मौसम भी आज खराब था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरस रही थी। मैं फार्म हाउस पे पहुंचा। धीरे धीरे रात घिरने लगी। मौसम ने भी अपना रूप बदल लिया था। बिजलियों के गरजने के साथ अब बारिश भी बहुत तेज हो गई थी। इस गरज और बारिश में घने जंगलों के बीच सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। मेरे आसपास दूर दूर तक कोई और इंसान नहीं है। ये सोच सोच के मैं कभी कभी घबरा जाता था। रात के करीबन 12 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे मौसम और तबीयत में भारीपन होने के कारण मुझे आज नींद आने लगी थी। मैं अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ी देर के लिए अपने रूम में सोने चला आया। मैं अपने रूम में बिस्तर पे लेटा। मौसम ठंडा था। मेरे कानों में आती हुई बारिश की तेज आवाज़ें
मेरे लिए लोरी का काम कर रही थीं। मैं बिस्तर पे लेटते ही सो गया। कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली। ऐसा लग रहा था मानो मैं पैरालाइज हो गया हूँ। मेरा पूरा शरीर भारी और जम गया था। बस मैं अपनी आंखें ही इधर उधर घुमा पा रहा था। तभी मेरे पैर के अंगूठे में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली या छोटा जानवर मेरे पैर का अंगूठा चबा के खा रहा हो। मैं अपनी आंखें अपने पैरों की तरफ ले गया। मैंने देखा एक बहुत काला सा छोटे बच्चे जैसा साया मेरे पैरों के पास बैठा हुआ मेरा अंगूठा चबा रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं तो ना हिल पा रहा था न कुछ बोल पा रहा था। और जैसे ही मेरी आंख उस काले साए पे पड़ी, वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर धीरे धीरे मेरे पैरों पे चढ़ता हुआ मेरे सीने तक आ गया। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भगवान को याद करने लगा। तभी न जाने कैसे मेरे हाथ पैर में मानो जान आ गई। अब मैं खुद को हिला सकता था। मैंने लेटे लेटे ही जेसस क्रॉस की चैन उठाई और अपने सीने पे बैठे हुए काले साए पे पूरी ताकत से उस चैन को दे मारा। क्रॉस चैन लगते ही वो काला साया एक झटके से गायब हो गया। मैं जल्दी से उठा, अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे अंगूठे से खून बह रहा था। उस पे पट्टी बांध के मैं मारे डर के कमरे में चुपचाप बैठा रहा। तभी थोड़ी देर बाद अपने रूम के बाहर से मुझे रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा हो। मेरे अंदर कई सवाल जन्म लेने लगे। मैं सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है इस फार्म हाउस में कोई और भी रहता हो। और तभी मुझे दूसरे रूम में जाने से मना किया गया है। मुझे लग रहा था हो सकता है मेरे अलावा भी जो लोग यहाँ हैं उनके पास कोई बच्चा होगा। जो काला साया मेरा अंगूठा चबा रहा था, कहीं वही साया उस बच्चे को न चबा रहा हो। बच्चे के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं हिम्मत जुटा के अपने रूम से बाहर निकला। मुझे अपने रूम के आसपास पूरी गैलरी में कोई नहीं दिखाई दिया, मगर बच्चे की आवाज़ का पीछा करते करते मैं आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर आगे चल के मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा। वहीं नीचे की तरफ मुझे सीढ़ी बनी हुई दिखाई दी। मैं उस सीढ़ी से होता हुआ नीचे उतरा। थोड़ी दूर चल के मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा। वो आवाज़ उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। दरवाज़ा लॉक था। मैंने ताले को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की और उसके लिए पास में ही पड़े हुए लोहे के रॉड को मैंने ताले पे मारा। जब मैंने रॉड को ताले पे मारा था, तब ताला टूटने की ज़ोर से आवाज़ निकली थी और उस आवाज़ के उठते ही अंदर से रोने की आवाज़ का आना बंद हो गया। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया और मैंने अंदर जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। वो एक बड़ा सा हॉल था। उसमें जगह जगह खून बिखरे थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उस हॉल में बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे। मैं आगे बढ़ा। बक्से को खोलकर मैंने देखा और जैसे ही मैंने बक्सा खोला, मैं फिर मारे डर के एक झटके से मैंने बॉक्स बंद कर दिया, क्योंकि मैंने देखा उस बक्से के अंदर छोटे बच्चे की लाश रखी हुई थी। गर्दन से लेकर उसके पेट तक बड़े बड़े टाँकों के निशान थे। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। मैं एक एक करके सारे बक्से को खोलकर देखता गया। हर बक्से में इसी तरह कटी फटी बच्चों की लाशें रखी हुई थी। मैं सब समझ गया। दौड़ के वापस आया। फार्म हाउस को बाहर से लॉक करके मैं आबादी की तरफ भागने लगा। करीब आधा घंटा लगातार दौड़ने के बाद मैं एक पुलिस स्टेशन गया। वहाँ मैंने सारी बात बताई। पुलिस वाले मेरे साथ उस फार्म हाउस पे गए। उन्होंने पूरा हॉल चेक किया। वहाँ काफ़ी सारे बच्चों की लाशें मिली, लेकिन ये फार्म हाउस किसका था, यहाँ काम करने वाले वो 3 लोग कौन थे, ये किसी को नहीं पता था।
फार्म हाउस के मालिक हमें देख के भाग न जाएं या उनको यहाँ हमारे होने की भनक न लग जाए, इसलिए सुबह होने से पहले और भी पुलिस फोर्स वहाँ आई और जंगल में छुप के बैठ गई। मुझसे कहा गया तुम यहीं रहो और नॉर्मल बिहेव करना, ताकि उन तीनों को डाउट ना हो, और वो जैसे ही आएंगे हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। सुबह हो गई थी, पुलिस वाले आसपास छुपे हुए बैठे थे। करीबन सुबह के 8 बजे वो तीनों एक कार से फार्म हाउस पे आए। वो अंदर आए, मुझे गुड मॉर्निंग कहा, मैंने भी नॉर्मली उनका जवाब दिया। तभी पीछे से सारे पुलिस वाले अंदर आए और उन्होंने उन तीनों लोगों से सरेंडर करने को कहा, और उन तीनों ने बहुत आसानी से सरेंडर भी कर दिया। उस फार्म हाउस से एक समय में 39 बच्चों की डेड बॉडी मिली थी, जिन्हें दूसरे देशों से किडनैप करके लाया गया था। ये एक लावारिस फार्म हाउस था, जिसके बेसमेंट में क्रूर हत्यारे बच्चों को मार के उनके ऑर्गन्स निकाल के इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करते थे। उन तीनों की पूरी छानबीन करने के बाद उन्हें शूट कर दिया गया, और ये उस समय का सबसे निर्मम कांड था। लेकिन और किसी के माइंड में ऐसे कामों का आइडिया ना आए, इसलिए इस बात को मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया गया। तब से आज तक मुझे बेसमेंट सुनते ही वो सारी कहानी याद आ जाती है। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम नवेद है। मैं एक मुस्लिम हूँ और मालदीव की कैपिटल माले में रहता हूँ। मेरी उम्र 16 साल है। अभी पिछले साल मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है। मेरा अपना ही क्लासमेट मेरा बहुत क्लोज है। मैं जब भी कहीं आता जाता हूँ अपने उसी क्लासमेट के साथ आता जाता हूँ। अभी जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब ये घटना मेरे साथ हुई थी तब मैं अपने उसी क्लासमेट के साथ था। घटना कुछ यूँ है, एक दिन मेरे उसी क्लासमेट ने मुझे बुलाया और कहा, दर्द भगाने का घरेलू नुस्खा बनाने के लिए मेरी माँ ने मुझसे एक पौधा मंगवाया है, चलो साथ चलते हैं, उस पौधे को लेकर आएंगे। शाम के यही कोई 5:30 बजे थे, इसलिए हमें पौधा लाने का काम जल्दी करना था। मालदीव की कैपिटल माले ही एक ऐसी जगह है जहां आपको सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और दवाइयों के लिए मेरे दोस्त की माँ को जो पौधा चाहिए था वो कब्रिस्तान में आसानी से मिल जाता है। इसलिए उस पौधे के लिए हम माले के सेंट्रल कब्रिस्तान में चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम की नमाज का समय हो गया था, इसलिए पहले हमने नमाज पढ़ा और उसके बाद कब्रिस्तान के इंचार्ज से पूछा, इस तरह का पौधा हमें कब्रिस्तान में किस तरफ मिल सकता है। उसने हमें कब्रिस्तान के एक तरफ जाने का इशारा किया। तब हम उसकी बताई हुई दिशा में जाने लगे। शाम ढल चुकी थी और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, शाम ढलने के बाद जिन और प्रेत बाहर घूमने लगते हैं। इसलिए बचपन में मेरी माँ शाम ढलने के बाद मुझे बाहर जाने से मना भी कर दिया करती थी। इसलिए हमने सोचा पौधा ढूंढने में हमें जल्दी करना चाहिए, ताकि हम वापस जल्दी अपने घर जा सकें और हमारे साथ कोई अनहोनी न हो जाए। हम कब्रिस्तान के एक तरफ गए। वो पौधा एक कब्र के ऊपर उगा हुआ दिखाई दिया। वो पौधा 2 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं था, और छोटा होने के कारण हमें पता था उस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होंगी। इसलिए मैं अपने हाथों से ही पौधे के चारों तरफ की मिट्टी हटाने लगा। मैं मिट्टी हटा रहा था और मेरा दोस्त मेरे पास ही एक थैला लेकर खड़ा था, जिसमें हम उस पौधे को रखने वाले थे। तभी पौधे के आसपास की मिट्टी हटाते हटाते मैंने अपना सर उठाया और अपने सामने की तरफ कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे अंदर तक एक डर की लहर पैदा कर दी।
मैंने देखा मेरे सामने ही 10 फीट की दूरी पे एक कब्र के हेडस्टोन के पीछे कोई बच्चा खड़ा हुआ है। वो बच्चा सर से पैर तक बिल्कुल काला था। उसकी आंखें नहीं थी, या तो आंखें थीं लेकिन डार्क काली होने के कारण उसके काले शरीर में छुपी हुई थीं। मैं डर और हैरत में डूबा हुआ एकटक उसे देखे जा रहा था। तभी उसने अपने छोटे छोटे दोनों हाथ उठाए और मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा। खुद भी वो मेरी तरफ हल्के हल्के कदमों से बढ़ने लगा था। आमतौर पे जब हम किसी जानवर को पकड़ने के लिए अपने हाथों से इशारा करके उसे बुलाते हैं तो खुद धीरे धीरे हम उसके पास बढ़ते रहते हैं। वो बच्चे का काला भूत हमारे साथ भी वही कर रहा था। मैंने बिना देरी किए पौधे को पकड़ के खींचा और अपने दोस्त से चिल्ला के बोला, यहाँ से जल्दी निकलो। हम दोनों कब्रिस्तान के गेट की तरफ भाग रहे थे, मगर हम अपने पीछे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ साफ सुन रहे थे। हमारे चिल्लाने की आवाज़ कब्रिस्तान के इंचार्ज ने भी सुना था। वो हमारी तरफ आ ही रहा था। हम बीच रास्ते में उसको मिल गए। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों थे? मैंने उसको सारी बातें बताई और कहा कोई बहुत काला सा बच्चा हमारा पीछा कर रहा है। उसने टॉर्च चलाई और दूर तक उसने देखा, मगर अब वो बच्चा वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर हमें डरा हुआ देख के इंचार्ज ने हमें हमारे घर तक छोड़ा। मेरा दोस्त अपने घर गया, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जब अपने घर पहुंचा तो मुझे घर पहुंचते ही तेज़ बुखार हो गया। दवा खाने के बाद भी 3 दिन तक मुझे बुखार यूं ही पकड़े रहा। हमारे साथ कोई भयानक घटना नहीं हुई थी। ये एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था, मगर मैं चाह कर भी इस घटना को नहीं भूल पाया। आज भी जब मैं कहीं अंधेरी जगह पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी की आंखें मुझे घूर रही हो। हेलो व्यूअर, मेरा नाम विलियम है। मैं फ्लोरिडा के केप कोरल का रहने वाला हूँ। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर हूँ। अदृश्य शक्तियों को साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस फील्ड में मेरा 6 साल का अनुभव कहता है अदृश्य शक्तियाँ और आत्माएं वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। अपने अनुभव में से आज एक खास अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी लाइफ का ऐसा अनुभव है जिसने मुझे डराए बिना ही अदृश्य शक्तियों के होने का संकेत दिया था। घटना 2019 की है। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरी आंटी रहती हैं। उनका एक बेटा है जैक। मेरी आंटी बहुत धार्मिक हैं और अदृश्य शक्तियों पे अटूट विश्वास रखती हैं। उन्होंने कई बार अपने लोकल एरिया की रेलवे क्रॉसिंग की बात मुझे बताई थी और हर बार कहती थीं, आधी रात के बाद उस रेलवे क्रॉसिंग पे मत जाना। मेरी आंटी बताती हैं, आज से कुछ साल पहले बच्चों से भरी हुई एक स्कूल बस उस रेलवे क्रॉसिंग पे किसी ट्रेन से टकरा गई थी। इस घटना में बस ड्राइवर समेत सारे बच्चे मारे गए थे। आधी रात के बाद जब भी कोई उस रेलवे क्रॉसिंग के पास जाता है, उसे उन बच्चों की आत्माएं दिखती हैं और कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग पे वही स्कूली बस खड़ी हुई दिखाई देती है। मैं अपनी आंटी पे विश्वास करता था, लेकिन मैं ये भी मानता था ये रेलवे क्रॉसिंग वाली बात मात्र एक अफवाह है और मेरी आंटी इस अफवाह को सच मान बैठी हैं। और इसीलिए मैंने उस हॉन्टेड रेलवे क्रॉसिंग को एक्सप्लोर करने का मन बनाया और एक शाम मैं अपनी आंटी के घर चला गया। मैंने जैक को अपने प्लान में शामिल किया और कहा, यह बात तुम्हारी मॉम यानी मेरी आंटी को अभी नहीं पता चलना चाहिए। हम उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद आंटी को बताएंगे। हमने रात का खाना खाया
कुछ देर बैठकर टीवी देखा। फिर जब रात के 11 बजने को आए, मेरी आंटी ने हम दोनों को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चली गई। जब मुझे और जैक को यकीन हो गया आंटी अब सो गई होंगी, तब हम धीरे से घर के बाहर आ गए। बाहर से हमने कुछ स्नैक्स, पानी की बोतल और सिगरेट खरीदा और फिर अपनी कार लेकर हम उस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ चले गए। कुछ ही मिनट में हम उस रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच गए थे। रात के करीबन 12 बज चुके थे। देखा जाए तो रेलवे क्रॉसिंग और उसके आसपास का एरिया सच में शांत और सुनसान दिख रहा था। यानी सच में लोग उस रेलवे क्रॉसिंग को हॉन्टेड मानते थे। 10-15 मिनट हम अपनी कार के अंदर ही बैठे रहे। हमारे साथ अब तक कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी। हम अपनी कार से बाहर निकले। आसपास थोड़ा घूम टहल के हमने सब कुछ अच्छे से देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। हम उसी रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होके सिगरेट पीने लगे और मजाक में हमने हंस के कहा, आत्माओं कहाँ हो, आओ देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन कहीं पे हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें बिल्कुल भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास नहीं हुआ था। हम लगातार उसी रेलवे क्रॉसिंग पे बैठे रहे। अब रात के करीबन 2 बज गए थे। हमने आपस में कहा, कल आंटी के पास जाकर उनकी अफवाह का निवारण करेंगे। हम बात कर ही रहे थे, तभी हमने महसूस किया हल्की हल्की हवाएं चलने लगी हैं और देखते ही देखते धूल मिट्टी उड़ने लगी और इस धूल मिट्टी ने एक तूफान का रूप ले लिया था। रेलवे क्रॉसिंग और आसपास का एरिया ठंड के कोहरे की तरह धूल और मिट्टी से धुंधला गया था। हम जल्दी से अपनी कार में भागे, शीशे लॉक करके तूफान थमने का इंतज़ार करने लगे। हमें अब थोड़ा सा वहम हुआ था, रेलवे क्रॉसिंग हॉन्टेड हो सकती है, क्योंकि साफ मौसम में अचानक से धूल मिट्टी भरा तूफान नहीं आता। खैर 5-10 मिनट में धूल मिट्टी वाला तूफान हल्का हुआ, रास्ता साफ दिखाई देने लगा था। तब हमने कार स्टार्ट किया और आंटी के घर की तरफ वापस जाने लगे। हमने रास्ते भर बात किया था, कल आंटी को बताएंगे, रेलवे क्रॉसिंग पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग आपको बता रहे हैं। घर पहुंचे, हम नींद में भरे हुए थे। कार से निकले और घर में सोने चले गए। सुबह तड़के मैं बहुत एक्साइटेड होकर उठा, जैक को भी जगाया। चलो जल्दी आंटी को चलकर रात की सारी बातें बताते हैं। ये सब बात करते करते मेरी नज़र घर की विंडो से होते हुए बाहर खड़ी अपनी कार पे गई। रात में आए हुए तूफान की धूल मेरी पूरी कार पे लिपटी हुई थी और ये तो एक नॉर्मल बात थी, मगर मैं फिर भी भौचक्का सा अपनी कार को देखता रहा, क्योंकि मैं अपनी कार पे धूल के अलावा भी कुछ देख रहा था, जो साबित कर रहा था रेलवे क्रॉसिंग सच में हॉन्टेड है। मैं जैक को लेकर बाहर आया, हमारी आंखें फटी रह गई। हमने देखा हमारी कार धूल में लिपटी हुई थी। कार के नंबर प्लेट पे जमा हुआ खून लगा था। हमारी कार के चारों तरफ लिपटी हुई धूल के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के ढेर सारे पंजों के निशान थे। कल रात से अब तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं आया था, मगर हमारी कार ऐसे लग रही थी जैसे कल रात ढेर सारे बच्चे अपने हाथों को मेरी कार पे रख के चारों तरफ से हमें घेर के खड़े हुए थे। हेलो व्यूअर्स, यह हमारी 5वीं और आज की आखिरी कहानी है। यह कहानी बहुत डरावनी तो नहीं है, बल्कि यह कहानी दुखों से भरी हुई है। मेरा नाम पीटर है, मैं अलास्का में रहता हूँ। मैं पेशे से फोटोग्राफर हूँ और गर्मियों में टूरिस्ट एरिया में जाकर रहता हूँ। इससे सीज़न में मेरी मोटी कमाई हो जाती है। मैं किसी कारण आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता,
लेकिन ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं गर्मियों में एक जगह गया था जहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। ये वो जगह है जहाँ गर्मियों में मौसम नॉर्मल होता है, लेकिन ठंडी में जम के बर्फबारी होती है। मैं उस जगह पहुँचा, शाम हो गई थी। अब मुझे 2 महीने के लिए रेंट पे एक रूम चाहिए था। मुझे रूम ढूंढते ढूंढते रात में करीबन 10 बजे के आसपास बहुत चीप रेंट पे एक सस्ता सा रूम मिल गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन आज रूम पे मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन वहाँ बिजली गायब थी। मैंने कैंडल जलाया, जल्दी से रूम सेट करके खाना खाया। कैंडल बुझा के मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेट गया, क्योंकि अगली सुबह तड़के मुझे काम पे जाना था। रूम में हल्का हल्का उजाला था। मैं बिस्तर पे लेटे लेटे पूरे रूम को देखने लगा। रूम छोटा था लेकिन अच्छा था। वाइट कलर किया रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कमरे की राइट साइड दीवार पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें 2 बच्चों की तस्वीर थी। कलाकार ने उस पेंटिंग को बहुत अच्छा टचअप दिया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये पेंटिंग नहीं है, बल्कि सच में 2 बच्चे मुझे बेड पे लेटे हुए देख रहे हों। मैं पेंटिंग को देखते देखते सो गया, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता मैं सपना देख रहा था या सच में मेरे साथ कुछ उल्टा हो रहा था। मैं अपनी आंखों से देख रहा था मैं बेसुध पड़ा हूँ। एक बच्चा मेरे सीने पे पूरी ताकत से उछल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेरे रूम का सारा सामान कोई इधर उधर फेंक रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जो बच्चा मेरे सीने पे बैठा था उसने मेरे कान में पूरी ताकत से अपना दांत गड़ा दिया। मैं दर्द से तड़प गया, लेकिन मैं बेसुध था इसलिए चिल्ला नहीं सका। फिर उस बच्चे ने अपना सर ऊपर उठाया। उसके दांत मछलियों के दांत जैसे छोटे लेकिन शार्प थे। उसने मुझे एक क्रीपी सी स्माइल दी और मेरे सीने से उतर गया। अब सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन मैं अपने बिस्तर से नहीं उठ सका और धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली। मेरे कान में बहुत दर्द था। मैंने देखा मेरा तकिया खून से लाल था, जिसका मतलब था मैंने सपना नहीं देखा है, बल्कि मेरे साथ जो हुआ है वो सच था। मगर मैंने दरवाज़ा लॉक किया था। कोई बच्चा रूम के अंदर कैसे आ गया? मैं हड़बड़ा के उठा। मैंने देखा मेरे रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है। अब जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी थी उसने मुझे हड्डियों तक ठंडा कर दिया था। रूम की दाहिनी दीवार पे कल रात मैंने जो पेंटिंग देखी थी वो पेंटिंग वहाँ नहीं थी। वहाँ तो सूरज का उजाला और हवा पास होने के लिए एक छोटी सी विंडो बनी हुई थी। मैं अपने रूम से बाहर निकला। मुझे कुछ लोग मिले। मैंने उनको सारी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने मुझे एक दर्द भरी घटना से अवगत कराया। उन्होंने बताया ये रूम हॉन्टेड है, इसे कोई रेंट पे नहीं लेता। 2 साल पहले इस रूम में अपने 2 सौतेले बच्चों के साथ एक औरत रहने आई थी। ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते थे, लेकिन वो औरत अपने सौतेले बच्चों से बहुत क्रूरता करती थी। एक रात बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठंडी अपने चरम पे थी। न जाने ऐसा क्या हुआ था। आधी रात को उस औरत ने अपने दोनों सौतेले बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था और सुबह तक वो बच्चे ठंड से मर गए। लोग बताते हैं इस रूम की खिड़की से दोनों बच्चे रात भर उस औरत को देखते रहे। उससे रूम में बुलाने की रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उस औरत ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब से अब तक इस रूम में जो भी किराएदार आया वो दूसरे दिन भाग गया। इसमें आने वाले किराएदार को दोनों बच्चों की आत्मा उसी खिड़की से देखती रहती हैं और किराएदार के सोते ही उनके साथ अनहोनियां होने लगती हैं। यानी कल रात मैं जिसे पेंटिंग समझ रहा था
वो उन्हीं 2 बच्चों की आत्मा थी जो बाहर खड़ी होकर मुझे खिड़की से देखे जा रही थी। मैं डरा हुआ भी था, उन बच्चों के लिए दुखी भी था। मैंने कुछ मिठाइयाँ और ठंडी के कुछ कपड़े उस रूम में रखे और शाम होने से पहले पहले मैंने उस कमरे को छोड़ दिया। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियाँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं कुछ सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।